आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं तो क्या दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी का मजाक उड़ाने की हिमाकत नहीं कर सकता सिवाय हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा। आज हम छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मराठा शासकों के सूबेदारों के काल में आए हुए यूरोपीय यात्रियों के नाम के ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। जो बीबी का एफएम आपने टाइटल में पढ़ा है वो क्या है, क्या ट्रिक है जिसका प्रयोग करके हम आसानी से इन नामों को याद रख सकते हैं। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले आपको छत्तीसगढ़ में मराठाओं का क्या इतिहास रहा, कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, कि पूरी कहानी जब तक हम नहीं समझेंगे तो वो चीजें आपको एकदम क्लियर नहीं होंगी। 1741 ईस्वी में अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के शोक संतप्त अवस्था में जब लीन थे, उनको अपने राज्य में स्थित प्रशासन और सेना का जरा भी भान नहीं था किस प्रकार से अवस्था स्थापित थी। उसी दरमियान मोहन सिंह के कहने पर भास्कर पंत, जो रघुजी प्रथम का सेनापति था, 30,000 सैनिकों के साथ हमला करता है और रतनपुर के महल को चारों तरफ से घेर लेता है। अब यहाँ मोहन सिंह कौन है और किस तरीके से परिस्थितियां बनी, इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर के क्षेत्र में इस कालखंड में कलचुरी शासकों का शासन स्थापित था। कलचुरी शासक राज सिंह के काल में एक मोहन सिंह नाम का एक ऐसा व्यक्तित्व था जो रायपुर के कलचुरी वंश से संबंधित वंशज, यानी रायपुर के कलचुरी वंश का एक व्यक्ति था। रायपुर के क्षेत्र में वो चाहता था कि राजा बने, प्रशासन उसके हाथों में चला जाए, लेकिन वो किसी तरीके से संभव नहीं होता है। तब वो रुख करता है रतनपुर की तरफ और अपनी दोस्ती जो है वो बूढ़े राज सिंह से बनाता है और बहुत जल्दी विश्वास पात्र बन करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिससे राज सिंह खुशी खुशी उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन जिस समय राज सिंह की जब मृत्यु होने वाली रहती है, उस दरमियान मोहन सिंह राजमहल में उपस्थित नहीं रहता है, शिकार पे चले जा रहता है। अब शिकार में प्राचीन काल में एक व्यक्ति अगर गया तो एक लंबे समय के बाद ही महल लौटता है। इसी दरमियान महल में कुछ घटनाक्रम घटित होता है और उस घटनाक्रम के चलते उनके चाचा राज सिंह के चाचा को राजगद्दी मिल जाती है और मोहन सिंह जब वापस आता है तो अपना समूह लेकर के वहां से चला जाता है। राजगद्दी को प्राप्त करने की कसक अभी उसके मन में समाप्त नहीं हुई है। अब वो कैसे भी करके इस क्षेत्र पर राजा बनने की कोशिश के उद्देश्य से वो सीधा पहुंचता है नागपुर। नागपुर में उस समय नागपुर के शासक रघुजी प्रथम का शासनकाल स्थापित था और रघुजी प्रथम को वो डायरेक्ट हिंट करता है छत्तीसगढ़ के इस हिस्से को। अगर आप मध्य प्रदेश के नक्शे को देखेंगे तो छिंदवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, सीधा अगर उधर से हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ पड़ता है। उस तरफ का शासन भी, नागपुर में तो शासन था ही, छिंदवाड़ा के क्षेत्रों में यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मराठों का शासन था। उनकी सीधी निगाह डायरेक्ट डायरेक्ट छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हिस्से में पड़ती है। उसी दरमियान बंगाल और उड़ीसा पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से रघुजी प्रथम अपने सेनापति भास्कर पंत को 30,000 की सेना के साथ भेजता है और जब 30,000 की सेना के साथ वो भेजता है तो साथ ही वो ये भी कहता है कि रतनपुर पर भी हमला करना है और उसी कारण से रतनपुर पर अपने सैनिकों के साथ हमला करके रघुनाथ सिंह, उस काल में ध्यान रखिएगा कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर वो हमला करता है और उस हमले में पूरी तरह से वो काबिज हो जाता है। मराठों के अधीन छत्तीसगढ़ डायरेक्ट आ जाता है। 1741 से लेकर के 1745 के बीच में रघुनाथ सिंह जब तक जीवित रहता है तब तक मराठों के अधीन वो शासन करता है। 1745 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, रघुनाथ सिंह का कोई बेटा बचा नहीं था,
इसीलिए पूरा जो क्षेत्र है वो मराठों के अधीन आ जाता है। जब मराठों के अधीन वो क्षेत्र आ जाता है तो ऐसे कंडीशन पे मराठे उस हिस्से को मोहन सिंह को दे देते हैं। मोहन सिंह 1745 से लेकर 1757 तक अपनी मृत्यु के समय तक वो मराठों के अंडर में काम करता है राजा बन करके। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। यहां तक की स्थिति आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी कि मराठा किस तरीके से छत्तीसगढ़ को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो मराठा शासन था छत्तीसगढ़ में भी षड्यंत्रों के सहारे चला। तो थोड़ा सा हम उनके आरंभिक इतिहास को समझे बिना पूरी कहानी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आप समझ लीजिए, रघुजी प्रथम गद्दी पर बैठते हैं 1739 ईस्वी से 1755 ईस्वी के बीच में। इनका शासन काल था। 1755 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ध्यान रखिएगा रघुजी प्रथम का शासनकाल यहाँ समाप्त हो जाता है। 1772 से लेकर 1788 के बीच में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो गद्दी है 1772 से 1788 के बीच में ये गद्दी मुधो जी के हाथों चली जाती है। सत्रह सौ बहत्तर से 1788 के बीच में शासन। यहां भी आपको समझना पड़ेगा कि रघुजी प्रथम के 4 बेटे थे, जानोजी, सांबाजी, मोधोजी और बिंबाजी भोसले। मोधोजी और बिंबाजी बड़ी रानी के बेटे थे और जानोजी और सांबाजी छोटी रानी के बेटे थे। उत्तराधिकार का संघर्ष नागपुर में चल ही रहा है। इस दरमियान मोधोजी नागपुर से शासन करते हैं और चूंकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मोहन सिंह शासन कर रहा है, उत्तराधिकार के हिस्से में बिंबाजी को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिल जाता है। मोहन सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ पर शासन करने पहुंचते हैं। 1757 में जब मृत्यु हुई मोहन सिंह की, फरवरी 1757 में उनकी मृत्यु होती है मोहन सिंह की। डेट भी परीक्षा में पूछता है, शायद 14 फरवरी। तो 57 में जब उसकी मृत्यु होती है तो साल भर के भीतर में बिंबाजी भोसले नीलू पंत और घोड़ो पंत नाम के 2 अपने दीवान के माध्यम से शासन स्थापित करते हैं और दिसंबर 1757 में पहुंचते हैं। और 1758 से, ध्यान रखिएगा शासन क्रम भी पूछता है परीक्षा में, 1758 से वो गद्दी पर बैठते हैं और 1787 में उनकी मृत्यु होती है। लगभग 30 साल का शासन जो है इनका बड़ा उत्कृष्ट रहा छत्तीसगढ़ में। 1787 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है बिंबाजी भोसले की, तो बिंबाजी भोसले के उत्तराधिकार में कोई बेटा नहीं था, मतलब बिंबाजी भोसले का कोई पुत्र नहीं हुआ था। उसकी 3 रानियां थी, आनंदीबाई, रमाबाई और उमाबाई। आनंदीबाई ने शासन अपने हाथों में ले लिया, रमाबाई जंगल की तरफ भाग गई और उमाबाई साथ में सती हो गई। यहां आपको समझना पड़ेगा जब आनंदीबाई शासन अपने हाथ में लेती हैं तो आनंदीबाई जो इनकी पत्नी थी, आनंदीबाई, इनका काल ध्यान रखिएगा 1788 से 1801 तक वो शासन स्थापित करती हैं छत्तीसगढ़ के इस स्थानीय अंचल में। यहां पर आपको एक चीज और समझना पड़ेगा। इसी दरमियान एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और आपको मिलेगा, चिमणजी भोसले। चिमणजी भोसले 1787 से 1788 के दरमियान, 87 में मृत्यु हुई बिंबाजी भोसले की, 1787 से 1788 के बीच में यहां एक नाम और आएगा। इनमें 3 भाई थे, रघुजी द्वितीय, व्यंकोजी भोसले और चिमणजी भोसले। ध्यान रखिएगा इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ेगा, वो है चिमणजी भोसले का, जिनको चिमणजी बापू भी कहा जाता है। इनको धुरंधर सेना की उपाधि आनंदीबाई ने दी थी। नागपुर में रह करके वो शासन स्थापित कर रहे थे छत्तीसगढ़, वो आते नहीं है। साल भर के भीतर में चिमणजी भोसले की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि उत्तराधिकार के संघर्ष में रघुजी द्वितीय ने चिमणजी भोसले को जहर दे करके मार दिया। 1788 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, 1 साल का शासनकाल रहा इनका,
87 से लेकर के 88 के बीच में, जब चिमनजी भोसले की मृत्यु हो जाती है तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जो है वो चला जाता है मुधो जी के दो बेटे हैं, रघुजी द्वितीय और व्यंकोजी भोसले, तो चला जाता है व्यंकोजी भोसले के हिस्से में। और व्यंकोजी भोसले क्योंकि अभी नागपुर में उत्तराधिकार के युद्ध में लगे हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का वो रुख नहीं करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन को कैसे चलाया जाए, तो छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चलाने के उद्देश्य से ही व्यंकोजी भोसले यहां पर सूबा शासन स्थापित करते हैं। सूबा मतलब प्रदेश, प्रदेश की संज्ञा दी जाती है सूबा को। सूबा शासन स्थापित करते हैं छत्तीसगढ़ में, और जब वो सूबा शासन स्थापित करते हैं तो उसी दरमियान वो भेजते हैं सूबेदार, सूबेदारों की नियुक्ति करते हैं छत्तीसगढ़ में। अभी हम समझेंगे, जो कहानी हम समझने का प्रयास करें उससे संबंधित सूबेदारों को ही हम समझेंगे। कहानी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। सूबेदारों का जो क्रम है, पहले आएंगे महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, उसके बाद श्रृंखला आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में आप ये समझ लीजिए मुधो जी का काल 1772 से 1788 था। मुधो जी की जब मृत्यु होती है तो रघु जी इनके बेटे नागपुर की गद्दी को प्राप्त करते हैं। ये 88 से लेकर के 1788 से लेकर के ध्यान रखिएगा 1816 तक इनका शासनकाल रहा। ये नागपुर पर शासन कर रहे हैं और पूरे हिस्से में 1816 तक यही राजा थे। इसी दरमियान व्यंकोजी भोसले की मृत्यु उनसे पहले हो जाती है। इनका काल अगर हम देखेंगे तो 1788 से लेकर के 1811, तो 1811 में इनकी मृत्यु होती है व्यंकोजी भोसले की। व्यंकोजी भोसले की जब मृत्यु होती है 1811 में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, कुछ समय के लिए परसोजी भोसले को गद्दी सौंप दी जाती है। 1816 में क्योंकि रघुजी द्वितीय की मृत्यु हुई है तो 1816 से लेकर के 1817 के बीच में गद्दी जो है परसोजी भोसले को सौंप दी जाती है। परसोजी भोसले लकवाग्रस्त व्यक्ति थे। इस वंशावली को ध्यान से समझिए। रघुजी द्वितीय के बेटे हैं, रघुजी द्वितीय व्यंकोजी भोसले दोनों भाई हैं और दोनों मुधो जी के बेटे हैं। रघुजी द्वितीय के बेटे परसोजी भोसले, परसोजी भोसले के हाथों में नागपुर चला जाएगा और छत्तीसगढ़ चला जाएगा। परसोजी भोसले लकवाग्रस्त और मंद बुद्धि व्यक्ति थे। तो ऐसी अवस्था में ध्यान देना इस चीज को आप कि अप्पा साहब जो थे व्यंकोजी भोसले के बेटे थे, वो बहुत लालची किस्म के व्यक्ति थे। अंग्रेजों से संधि करते हैं और संधि करने के बाद कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये गुप्त रूप से जहर दे करके परसोजी भोसले की हत्या करवा देते हैं। और आने वाले समय में सीताबर्डी का युद्ध होता है। सीताबर्डी के युद्ध में संधि हार जाते हैं मराठे जो है, तो अंग्रेजों से उनको संधि करनी पड़ती है अप्पा साहब को। और उस संधि के शर्त के तहत चूंकि इस वंशावली में आगे कोई बेटा नहीं था, तो ये जो रघुजी तृतीय है, बाजीबा इनका असली नाम था, बाजीबा, बाजीबा। और ये जो थे रघुजी द्वितीय की जो लड़की थी, ठीक है, उनकी जो बेटी थी, उनका बेटा था नहीं, उनका ये एक प्रकार से कह सकते हैं नाती था। तो बाजीबा को रघुजी तृतीय के नाम से अंग्रेज शासन सौंप देते हैं। संधि जो होती है उस संधि के तहत अप्पा साहब दस्तखत करते हैं कि जब तक रघुजी तृतीय बालिग नहीं होगा तब तक अप्पा साहब क्या करेंगे, शासन को संभालेंगे। लेकिन अप्पा साहब जो है बहुत जल्दी धोखेबाजी करते हैं अंग्रेजों से, और वो गोंड राजाओं के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ जब षड्यंत्र रचते हैं, तो इस अवस्था में अंग्रेजों को जब पता चलता है तो अप्पा साहब को जेल में डाल देते हैं। अप्पा साहब जेल से निकल के चले जाते हैं और रहस्यमय तरीके से वो 1829 के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दरमियान रघुजी तृतीय, समझिए इस चीज को, अभी अल्पवयस्क हैं, तो 1818 से लेकर के 1830 तक अंग्रेज जो है अप्रत्यक्ष शासन स्थापित करते हैं। इनके बालिग होने तक 1830 में इनको शासन सौंप दिया जाता है। रघुजी तृतीय 1830 से लेकर 1852-53 तक शासन करते हैं। इनकी भी कोई संतान नहीं होती है। भविष्य में बिना संतान के ये जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और चूंकि उस काल में मराठा शासन को स्थापित करने में अंग्रेजों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी,
और ठीक उस समय लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति लागू हो जाता है इस राज्य पर, और बिना कोई उत्तराधिकारी के इस राज्य को हड़प लिया जाता है 1853-54 में, जो भारत की आजादी तक छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन रहा। तो हम जो यहाँ पढ़ रहे थे उस इतिहास को हम इससे थोड़ा सा समझते हैं। इसी दरमियान जब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया तो आप देखेंगे कि जो मराठा काल में जो सूबेदार हुए हैं, उन सूबेदारों के अंतर्गत ये जो बी लिखा है, ये है कैप्टन ब्लंट, और ये है विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर, ये है जेटी ब्लंट, जो छत्तीसगढ़ की जेटी ब्लंट छत्तीसगढ़ की यात्रा पर 1795 में आए थे। ध्यान रखिए इस चीज को। और इनके नाम पे भोपालपट्टनम संघर्ष जुड़ा हुआ है। भोपालपट्टनम संघर्ष का मतलब ये था कि जेटी ब्लंट आए थे छत्तीसगढ़ की यात्रा पर, रायपुर के कलचुरी शासक से मिलते हैं ये। उसके बाद फिर वो बस्तर के राजा से जब मिले जाते हैं तो भोपालपट्टनम के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी उनको घेर लेते हैं और बंधक बना लेते हैं, राजा से मिलने देते हैं। उन्होंने अपने यात्रा संस्मरण में लिखा भी है कि रतनपुर राज्य जो है एक गरीब सा राज्य है, झोपड़ियां हैं। विट्ठल राव दिनकर के बारे में लिखा है कि वो भी एक झोपड़ी में रहता है, और रायपुर एक बदलता उभरता शहर है, डेवलपिंग सिटी है, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद जब आप जाएंगे तो ये है कोलब्रुक, ये यूरोपीय यात्री थे, कोलब्रुक। और उसके बाद ये जो है केशव गोविंद, ध्यान रखिए इस चीज को, केशव गोविंद और कोलब्रुक। तो केशव गोविंद के काल में कोलब्रुक आए थे, ठीक है, 1799 में। यहां पर देखिएगा ये फॉरेस्टर थे, फॉरेस्टर, ठीक है, ये आए थे महिपत राव दिनकर के काल में। महिपत राव दिनकर या दिवाकर के काल में आए थे, 1790 में आए थे, ठीक है। तो जो बीबी का एफएम है उसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझिए। बी से कैप्टन ब्लंट और बी से विट्ठल राव दिनकर, के से कोलब्रुक, के से केशव गोविंद, के बीबी का, और एफएम, एफ से फॉरेस्टर और एम से महिपत राव दिनकर। 1790, 1799, 1795। इसे आपको और भी समझना पड़ेगा। मिस्टर लैंकी भी आए थे, मिस्टर लैंकी आए थे 1790 में। 1790 में आप ऐसा समझ लीजिए कि 1790 में वही वो काल है महिपत राव दिनकर या आनंदीबाई, इसको समझना है। महिपत राव दिनकर के काल में मिस्टर लैंकी भी आए थे और फॉरेस्टर भी आए थे। उसके साथ साथ आपको दो डाटा और समझ लीजिए, 1766 और 1778। यहां भी दो यात्री छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे। मिस्टर मॉट, ये बिंबाजी भोसले का जब काल था, बिंबाजी भोसले के काल में 1766 में मिस्टर मॉट आए थे, और एक यूरोपीय यात्री और आए थे 1788 में। चलिए ठीक है, शायद हो सकता है ध्यान से उतर गया होगा, ठीक है। मिस्टर मॉट 1766 में आए थे, 1788 में एक यूरोपीय यात्री की यात्रा और हो गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बीबी का एफएम के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मराठाओं ने अपना शासन स्थापित किया था और किस तरीके से यूरोपीय यात्रियों का आगमन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास जो है आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी को थैंक यू।